हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी में, वेयर यू कैन लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैसेडोनियन इन्वेजन के बारे में या अलेक्जेंडर के बारे में, जिसे हम सिकंदर के नाम से भी जानते हैं। अलेक्जेंडर इंडिया आया था 325 बिफोर करंट एरा में और उसने अपना एक ग्लोबल एम्पायर खड़ा किया था। तो वो इंडिया कब आया, उसने यहाँ किस किस से लड़ाई लड़ी, कब वापस गया और कब उसकी डेथ हुई और हमारे लिए उसका इन्वेजन इंपॉर्टेंट क्यों है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि एक एम्पायर बनने की शुरुआत, एक ग्रीक एम्पायर बनने की शुरुआत कैसे हुई। शुरुआत में हम ये देखते हैं 4th सेंचुरी बिफोर करंट एरा में ग्रीक्स और ईरानियंस सुपरमेसी के लिए लड़ रहे थे। ये दो बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स थे उस समय भी और ये आपस में लड़ रहे थे। इन दोनों में से विक्टोरियस कौन रहा? ग्रीक्स। फाइनली अंडर द लीडरशिप ऑफ अलेक्जेंडर ऑफ मैसेडोनिया, ग्रीस बिकेम अ एम्पायर, एन एम्पायर। ठीक है ना। तो ये जो ईरानियन एम्पायर जो खत्म हो गया यहां से, जैसे ही ईरानियन एम्पायर खत्म हुआ तो ग्रीक्स के लिए इंडिया का रास्ता खुल गया और ये आगे बढ़े। अलेक्जेंडर जो 20 साल की उम्र में राजा बना, इनके पिता थे फिलिप। फिलिप की डेथ के बाद 20 इयर्स की एज में अलेक्जेंडर राजा बना। अलेक्जेंडर का नाम इतना क्यों है, सिकंदर महान क्यों है, क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक बहुत ही एबल मिलिट्री कमांडर था। अब चूंकि बहुत अच्छे वॉर की टैक्टिक्स उसको आती थी, बहुत अच्छी प्लानिंग आती थी और इसीलिए वो जीतता चला जा रहा था और इंडिया तक पहुंच गया। और जैसे ही वो इंडिया में पहुंचा अपने विक्ट्री कैंपेन के थ्रू, उसको इंडिया में भी बहुत सारे रूलर्स से फाइट करना पड़ा, जिनमें से खास थे ट्राइबल रूलर हस्ती, या जिसे ग्रीक लिटरेचर में अस्तुस कहते हैं, तक्षशिला का रूलर आम्बी एंड झेलम रीजन का रूलर पोरुस। पोरुस या पोरस है ना, अलग अलग लोग अलग नाम से अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान ना देकर हम ध्यान रखें कि भाई पोरस या पोरस, पोरस है ना। तो ये 3 मेन रूलर्स थे जिनसे इसे फाइट करना पड़ा। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ट्राइबल रूलर थे हस्ती, इन्होंने एक बहुत टफ रेजिस्टेंस दिया इनको और काफ़ी लंबी ये लड़ाई चली। और इवन हस्ती की डेथ के बाद भी उनकी जो क्वीन थी और बाकी की जो विमेन थी उनके एम्पायर की, वो अलेक्जेंडर से लड़ती रहीं टिल देयर लास्ट ब्रेथ। बट फाइनली अलेक्जेंडर ये लड़ाई जीत गया। उसके बाद ये आगे बढ़े, तक्षशिला पहुंचे और यहां के जो रूलर थे आम्भी, इनसे जब वो लड़ाई करने पहुंचे तो इन्होंने सरेंडर कर दिया। लड़ाई हुई ही नहीं यहां पर। लेकिन सबसे ज्यादा उसको सामना करना पड़ा किसका? पोरस, जो झेलम रीजन के रूलर थे उस समय। जब इनकी आर्मीज झेलम तक पहुंची तो दोनों आर्मीज ने एक दूसरे को कन्फ्रंट कर लिया अलोंग द रिवर झेलम। अब यहां पर जब ये आर्मीज एक दूसरे को कन्फ्रंट करके खड़ी हुई हैं, और हम जानते हैं इंडिया में या कहीं पर भी हम देखते हैं कि राजा जो है वो रात में अटैक नहीं करते थे एक दूसरे पर, लेकिन अलेक्जेंडर को मालूम था कि दिन के समय उसको रिवर क्रॉस करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिवर क्रॉस करते में ही उसकी सारी सेना खत्म हो जाएगी। तो उसने एक ऐसे समय का इंतजार किया जब रिवर में पानी कम होता है। तो कई महीनों तक ये जो आर्मीज हैं, स्टैंडिंग आर्मीज हैं, वहां पर एक दूसरे को कन्फ्रंट करके खड़ी हुई हैं, इधर उधर मूवमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही रिवर में पानी कम हुआ, वैसे ही अलेक्जेंडर की आर्मीज ने रिवर क्रॉस की, वो भी रात के समय, और पोरस की आर्मी पर अटैक कर दिया। अब यहां पर भी देखिए उसने क्या किया, इंतजार किया सही समय का कि जस्ट गर्मी के मौसम में पानी कम हुआ और फिर उसके बाद आनी है बरसात। तो उसने एकदम से रिवर क्रॉस नहीं की, उसने इंतजार किया कि भाई अब बारिश का मौसम आने वाला है। तब तक उसने वेट किया और जैसे ही बारिश का मौसम आने वाला था, बारिश होने वाली थी, उसने रिवर क्रॉस करी। ऐसा क्यों किया, क्या रीजन था इसका? क्योंकि जो पोरस था उसकी आर्मी में थे एलिफेंट्स और अलेक्जेंडर की आर्मी में थे घोड़े। तो अलेक्जेंडर जो था उसको यह मालूम था कि भाई हाथी जो है, जब वो मिट्टी गीली हो जाएगी तो उस पर वो फिसलेगा, वो चल नहीं पाएगा ठीक से, और
घोड़े आसानी से चल लेंगे। ये देखिए उसकी मिलिट्री एबिलिटी को, उसके जो वॉर की जो सोच थी उसकी, उसको दर्शाता है कि भाई उसने कितना सोचा कि वेट करो, पानी कम होने दो, क्योंकि वो इंडिया के क्लाइमेट को समझ चुका था कि बारिश होगी, और जैसी बारिश होगी उसके जस्ट पहले उसने रिवर क्रॉस करी, वो भी रात में। और ऐसा इसीलिए किया उसने क्योंकि क्या करना है उसको, हाथियों को फिसलना चाहिए, घोड़े नहीं फिसलेंगे। और इसी चीज का फायदा उसे मिला। लेकिन ऐसा नहीं है कि पोरस ने आसानी से हार मान ली हो। पोरस ने पूरे दम लगाकर अपनी लड़ाई लड़ी और फाइनली डेफिनेटली जीता कौन, अलेक्जेंडर। लेकिन जिस तरीके से पोरस ने अपनी ये लड़ाई लड़ी, जिस ब्रेवरी के साथ और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ उसने अपने किंगडम को डिफेंड किया, अलेक्जेंडर वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड था और बहुत रिस्पेक्ट करने लगा वो पोरस की। इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट उसको पोरस के लिए हो गई कि उसने पोरस को उसका किंगडम वापस कर दिया। तो ये ऐसे ट्रीट कर रहा है पोरस को जैसा कि एक राजा दूसरे राजा को ट्रीट करता है। वॉर में हारे हुए राजा की तरह उसे ट्रीट नहीं किया गया, बल्कि एक राजा जैसे दूसरे राजा को ट्रीट करता है, अलेक्जेंडर ने पोरस को उसी तरीके से ट्रीट किया। उसके बाद वो आगे बढ़ा, बेस रिवर तक पहुंचा, जिसे हम हिंदी में व्यास नदी भी कहते हैं। यहां तक पहुंचा, लेकिन यहां से उसको वापस जाना पड़ा क्योंकि उसके सोल्जर्स ने आगे जाने से मना कर दिया। अब देखिए यहां पर हमें हिस्टोरियंस के डिफरेंट व्यू पता चलते हैं कि कैसे लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं और हिस्ट्री को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। अलेक्जेंडर के जब वो ग्रीक लिटरेचर जब आप पढ़ेंगे तो ग्रीक लिटरेचर में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है कि सोल्जर्स बहुत लंबे समय से अपने घरों से दूर थे, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया था, अब होम सिकनेस होने लगी थी और इसीलिए वो वापस अपने घर जाना चाहते थे। लेकिन जब इंडियंस लिखते हैं तो इंडियंस क्या लिखते हैं कि इसके आगे जाते तो मगध एम्पायर था और उस समय इस मगध एम्पायर पर नंद डायनेस्टी रूल करती थी, जिनकी आर्मी पोरस की आर्मी से कई गुना बड़ी थी और ज़्यादा स्ट्रांग थी। पोरस ने ही इनको इतना ज़्यादा थका दिया था, इतना ज़्यादा डरा दिया था कि आगे नंद डायनेस्टी से लड़ने की इनके अंदर हिम्मत नहीं बढ़ी। इनके सोल्जर्स डर गए थे, इसीलिए सोल्जर्स ने आगे बढ़ने से मना कर दिया और वापस जाने की बात की। अब जैसे ही सोल्जर्स ने रिफ्यूज कर दिया, डेफिनेटली वो मिलिट्री कमांडर है, लोग उसकी सुनते थे, उसके सोल्जर्स उसकी बात सुनते थे। लेकिन जब सोल्जर्स रिफ्यूज कर रहे हैं तो उसको सोल्जर्स की सुननी पड़ी और उसने क्या किया, इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स किए। यानी यहां पर हम देखते हैं कि इंडो ग्रीक डायनेस्टी स्टैब्लिश हो गई और वो वापस अपने एम्पायर मैसेडोनिया जाने के लिए निकल पड़ा। कब वापस, जो इंडिया से कब वापस निकला, मार्च बैक कब किया उसने, सितंबर 325 बिफोर करंट एरा में यहां से वापस गया। लेकिन ये अपने वापस मैसेडोनिया तक पहुंच नहीं पाया, रास्ते में ही ये इनकी डेथ हो गई। बेबीलोन नाम की एक जगह है, यहां ये पहुंचे और यहां पर 323 बिफोर करंट एरा में 33 इयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई। 33 इयर्स की एज में, इतनी कम एज में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया इस व्यक्ति ने। और हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो इन्वेजन था, इस इन्वेजन से हम ये कह सकते हैं कि ये फर्स्ट रिलायबल डेट है हमारी अर्ली इंडियन हिस्ट्री में, जिससे हमें क्रोनोलॉजिकल डिफिकल्टीज को सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। समझे? तो कंसीडरेबली हेल्प मिलती है इससे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कंफ्यूजन था कि भाई कौन सी डेट पर कौन राजा रूल करता था। तो ये जो हमें रिकॉर्ड्स मिले ग्रीक से, इन रिकॉर्ड्स से हमें हमारे यहाँ जो क्रोनोलॉजिकल डिफिकल्टीज होती हैं उनको सॉल्व करने में मदद मिलती है। तो अलेक्जेंडर इंडिया आया 325 बीसी में, वो बिफोर करंट एरा में वो यहाँ से वापस गया। 323 बिफोर करंट एरा में उसकी डेथ हो गई। बट एक लेगेसी है उस व्यक्ति की कि इतनी कम एज में इतना बड़ा एम्पायर उसने खड़ा किया और अपनी कमांड, किस तरीके का वो मिलिट्री कमांडर था, वो उसने पूरी दुनिया को बताया कि सिर्फ आर्मी छोटे या बड़े होने से कुछ नहीं होता है। जिसको मिलिट्री टैक्टिक्स आती हैं वो अपना एम्पायर खड़ा कर सकता है। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इन सारे कोर्सेज के डिटेल्ड वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को देखिए, वीडियोस को देखिए, उन्हें लाइक कीजिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।